Okay everyone, let's start with the revision of Unit 7 फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ चैप्टर्स में से काउंट होता है मैक्रो में, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज में आपको सिर्फ ये देखना है व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट ये है आप दूसरे देश की करेंसी कितने अपनी करेंसी देके खरीद सकते हो। इट इज एक्सचेंज रेट बिटवीन योर होम करेंसी एंड फॉरेन करेंसी। एक्सेप्ट योर होम करेंसी एवरी करेंसी इज फॉरेन करेंसी, बात खत्म होगी। और जिस रेट पे ये एक्सचेंज होता है दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके, और अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो इसमें जो मेन रहता है कि इसकी डिटर्मिनेशन कैसे होती है, मैम ये निकलता कैसे है। फॉरेन एक्सचेंज रेट इसको डिवाइड किया गया है बेसिकली 3 सिस्टम्स में। ओके, वन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो कि अब फॉलो नहीं होता है, ये पहले फॉलो होता था, इसकी बड़ी सारी क्रिटिसिज्म्स हैं। सेकंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब फुल फ्लेक्सिबल, कोई रुकावट नहीं है। थर्ड इज हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब दोनों का मिक्सचर। आपको यह समझने में थोड़ी दिक्कत आती है मैम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट थोड़ा ऊपर निकल जाता है क्या, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉरेन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ये कहता है कि यहां पे जो एक्सचेंज रेट फिक्स करने की अथॉरिटी है दैट इज विद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से करती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले 2 सिस्टम्स चलते थे, वन गोल्ड स्टैंडर्ड एंड सेकंड वन ब्रिटन वुड। गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या करते थे, हर कंट्री अपनी करेंसी को गोल्ड के मुकाबले में तोलती थी। आपके पास कितना गोल्ड है उससे आपकी करेंसी की वैल्यू पता चलती थी, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास 10 ग्राम ऑफ गोल्ड है, आपके पास 20 ग्राम ऑफ गोल्ड है, तो मेरी एक और आपकी एक करेंसी लेने के लिए मेरे को अपनी करेंसी 2 देनी पड़ेगी। आपकी डबल पावरफुल है। 2 कंट्रीज हैं, क्या बोला, 2 कंट्रीज हैं, एक के पास 10 ग्राम है, एक के पास 20 ग्राम है। कहते अकॉर्डिंग टू गोल्ड आपकी जो सिस्टम है करेंसी का वो फॉलो होएगा कि आपको अगर बी कंट्री की एक करेंसी निकालनी है तो आपको ए कंट्री की 2 करेंसीज देनी पड़ेंगी, तभी इक्वेशन बनेगी। एंड दिस वाज द गोल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन ब्रिटन वुड में ये क्या कहते थे, कहते गोल्ड स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड में तो आपकी करेंसी की वैल्यू डिपेंड करेगी कि कितना गोल्ड है। तुम्हारे पास गोल्ड 30 ग्राम हो गया, तुम्हारे पास गोल्ड 40 ग्राम हो गया, उससे तुम्हारी करेंसी की वैल्यू बढ़ती रहनी है, मेरी करेंसी की वैल्यू गिरती रहनी है। और कहते हैं जब वर्ल्ड वॉर हुई तो उसके बाद गोल्ड मेंटेन या गोल्ड के जो रिजर्व्स थे वो खत्म हो गए, हर कंट्री जो थी वो गरीब हो गई, तो फिर गोल्ड स्टैंडर्ड तो फेल हो गया। देन दे इन्वेंटेड ब्रिटन वुड सिस्टम, और इसमें उन्होंने बोला कि एक डॉलर ऐसी करेंसी है जो अभी भी स्ट्रांग है, जिसकी अवेलेबिलिटी आज भी है। तो इसमें इन्होंने बोला कि जितनी भी करेंसीज हैं एवरी करेंसी किसके इक्वेशन में उसको लिया जाएगा, डॉलर के। हर करेंसी अपने आप को डॉलर के मुकाबले में देखेगी वो कितनी भारी है कितनी हल्की है, लेकिन डॉलर अपने आप को किसके अगेंस्ट देखेगा, गोल्ड के। कहते तो अल्टीमेट पैरिटी तो यहाँ पे भी गोल्ड है, लेकिन इजी क्या चीज है गोल्ड के मुकाबले में, सिर्फ अब डॉलर को करना था इक्वेट, हर कंट्री को इक्वेट नहीं करने की जरूरत थी, ठीक है। तो इसके लेकिन बड़े सारे क्रिटिसिज्म्स होते हैं एंड बड़े सारे आपके एडवांटेजेस होती हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज अगर आप इसकी बात करो तो स्पेक्यूलेशन नहीं होती, एफडीआई बढ़ती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसकी डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज में गवर्नमेंट को वैल्यूएशन करनी बड़ी डिफिकल्ट है कि वो कितनी करेगा, और इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ज़्यादा रखने पड़ते हैं, और यही पॉइंट है जिसके ऊपर आज हमें बात करनी है, ठीक है। क्यों फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इसमें रखने पड़ते हैं, जब फिक्स्ड हो गया तो क्यों रखने पड़े फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। वही आपको हाइब्रिड में, या हाइब्रिड में भी थोड़ी बहुत रखने पड़ते हैं, बिल्कुल फ्लेक्सिबल में आपको रखने की जरूरत नहीं होती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि इसकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म में काउंट होता है। अब वो मैं क्या बोल रही हूँ, मानो ये तुम्हारी कंट्री का एक्सचेंज रेट है, यहाँ पे क्वांटिटी आएगी और यहाँ पे एक्सचेंज रेट आएगा।
जैसे कि आप सिंपल माइक्रो में डिमांड एंड सप्लाई कर्व करते थे, यहां पे भी वही है। डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इज इन इनवर्स रिलेशन टू रेट। जितना रेट बढ़ेगा उतनी तुम डिमांड कम करोगे, जितना रेट कम होगा उतनी तुम डिमांड ज्यादा करोगे। तो ये रहा जी डिमांड कर्व ऑफ द करेंसी। ओके, एंड दिस इज सप्लाई कर्व ऑफ द करेंसी। ओके, क्या निकला? दिस इज द इक्विलिब्रियम रेट, है ना। ओके, दिस इज द इक्विलिब्रियम रेट। ओके, मान लो जो इक्विलिब्रियम रेट सेट हो रहा था, ठीक है, वो सेट हो रहा था $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, मान लो। लेकिन सरकार ने डेलिब्रेटली क्या किया, इसको चेंज कर दिया टू 60। ये सरकार ने किया है। क्या किया सरकार ने? $1 50 रुपए के बराबर था मार्केट में, लेकिन उसने क्या कर दिया, $1 60 के बराबर कर दिया। अब इसका मतलब क्या है? पहले तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है या रुपी स्ट्रांग हो रहा है? डॉलर। रुपी तो वीक हो रहा है। पहले 50 रुपए देके $1 मिल जाता था, अब 60 रुपए देके मिल रहा है, तो मतलब रुपी की तो परचेसिंग पावर कम हो रही है, रुपी की ताकत कम हो गई है, लेकिन डॉलर स्ट्रांग हो गया है। जब गवर्नमेंट ये डेलिब्रेटली करती है तब आप उसको क्या बोलते हैं? डीवैल्यूएशन। पहले तो ये समझना है, डीवैल्यू किया है। एक तो ये चीज हो गई। अब मैम यहां पे क्या दिक्कत हो गई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने की? मैं ये कहती हूं, बताओ जब सरकार ये करेगी तो उससे इकोनॉमी में क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ेंगे या इंपोर्ट बढ़ेंगे? चलो पहले तो ये बताओ। जब डीवैल्यूएशन हुई, $1 में पहले 50 रुपए का सामान मिलता था, अब $1 में 60 का मिल गया, जो कि सरकार ने किया। अब लोग डॉलर लेके ज्यादा आएंगे तुम्हारे देश में या कम आएंगे? ज्यादा आएंगे, मतलब सप्लाई ऑफ डॉलर विल इंक्रीज, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। तभी तो आपको मैंने कितनी बार तो करवाया था कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो डीवैल्यू ज्यादा करती है, क्योंकि उनको एक्सपोर्ट्स करवाने होते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तुम्हारा सामान लोग ज्यादा मांगेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और क्या होगा? सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीज कर जाएगा। देखो एक्सपोर्ट करोगे तो वो पेमेंट तो करेगा ना, पेमेंट करने के लिए वो क्या पे करेगा? डॉलर। उसको चाहिएगा इंडियन रुपी, लेकिन वो एक्सचेंज तो हमसे ही करेगा ना, इंडियन रुपी तो हमारे पास ही पड़ा है ना, हमारे पास ही आके चेंज करवाएगा कि डॉलर को रुपी में बदल दो, हमें तो डॉलर चाहिए था, हमारे पास वो आ गया, बात खत्म हो गई। अब क्या होगा बताओ? अब क्या होगा? जब सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ गया, किसी भी चीज की जब सप्लाई बढ़ती है तो उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। कहते हैं सरकार ने इतनी मेहनत करके उसको 60 पे किया, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ेगी तो रेट के कम होने के चांसेस हैं, रेट गिर के दोबारा 50 पे आ जाएगा। सरकार ने तो बड़ी मुश्किल पे 60 पे किया है। अब सरकार क्या करेगी बताओ? अब सरकार क्या करेगी कि रेट 50, सरकार तो नहीं चाहती कि 50 पे आए, सरकार ने तो बहुत मुश्किल से 60 पे किया है ना। तो अब सरकार क्या करेगी? ये जो एक्सेस सप्लाई है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, मार्केट में जाने ही नहीं देंगी, क्योंकि एक्सचेंज करने के लिए आएंगे तो पहले वो आरबीआई के पास ही ना, या कोई एजेंट के पास ही आएंगे और सबको बोल देंगे कि भाई मार्केट में नहीं जाना चाहिए पैसा। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा जिसमें हम फॉरेन एक्सचेंज वाला पॉइंट करते हैं, दिस इज डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दिस इज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दिस इज द रेट विच इज एस्टेब्लिश्ड इन मार्केट विच इज 50, लेकिन सरकार ने फिक्स किया 40। ये डेलिब्रेटली हो रहा है। $1 50 का हो रहा था, लेकिन सरकार ने $1 40 का कर दिया। इसको सबसे पहले हम बोलते हैं नॉट एप्रिसिएशन, इट्स रीवैल्यूएशन। जब करेंसी की वैल्यू अपने आप डिमांड एंड सप्लाई के साथ ऊपर या नीचे हो तो उसको हम डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन बोलते हैं। जब सरकार करती है तो उसको हम डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन बोलते हैं,
क्योंकि ये सरकार कर रही है तो इसके पीछे वैल्यूएशन वर्ड पक्का लगेगा। ओके, अब क्या होगा, क्या होगा अगर रीवैल्यूएशन होती है इट मीन्स इंडियन रुपी स्ट्रांग हो गया। पहले 50 रुपए दे के $1 मिलता था, अब 40 रुपए में ही $1 आ जाता है, मतलब इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ गई। इंडियन रुपी की जैसी वैल्यू बढ़ी, इंडियंस की हवा खराब, इंडियन कहते हैं हम तो बाहर का सामान खाएंगे। इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इंपोर्ट्स करने शुरू कर दिए बहुत ज्यादा। जैसे इंपोर्ट करने शुरू किए, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया, पेमेंट करनी पड़ेगी ना, पहले तो सप्लाई आ रही थी, अब वो उन्होंने बाहर पेमेंट करनी है फॉरेन एक्सचेंज की, तो वो मांगेंगे लोगों के पास जाके कि हमें फॉरेक्स दो, हमने बाहर से फोन मंगवाया हुआ है, हमें पेमेंट करनी है डॉलर में। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी वैसे ही क्या होने का डर है, रेट बढ़ने का डर है। रेट कहां से कहां होने का डर है कि कहीं दोबारा 50 पे ना चला जाए। अब सरकार क्या करेगी, अब सरकार ये जो एक्सेस डिमांड हो रही है इसको सरकार खुद पूरा करेगी बाय रिलीजिंग द फॉरेक्स। सरकार के पास फॉरेक्स पड़े रहते हैं तो सरकार वो फॉरेक्स मार्केट में भेज देगी ताकि ये जो डिमांड लोगों ने क्रिएट की है वो बाहर वालों को पता ही ना चले। हमारे पास जो फॉरेक्स पड़ा हम उसको घर के में अंदर ही निपटा दें, बाहर वालों को पता चल गई तो उनकी हवा खराब हो जानी है, यार ये तो बहुत ज्यादा फॉरेक्स मांग रहे हैं, हमारे पास अंदर पड़ा है फॉरेक्स, हम उसी को देके इन लोगों की डिमांड को पूरा कर देंगे। अब चाहिए या नहीं चाहिए रिजर्व्स, कभी भी यूज करने के लिए चाहिए। तो ये इसका मेन क्रिटिसिज्म था कि ह्यूज फॉरेक्स नीड टू बी मेंटेन्ड हियर। लेकिन जो मैं आपको वहां पे बात कर रही थी ऊपर, फ्लेक्सिबल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, फ्लेक्सिबल सिस्टम में वो कहता ये डी है, ये एस है, ठीक है, सप्लाई बढ़ रही है बढ़ने दो, डिमांड बढ़ रही है बढ़ने दो, डिमांड गिर रही है गिरने दो, सप्लाई गिर रही है गिरने दो, उससे रेट जो मर्जी हो रहा है मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, जिधर को रेट जाता है उधर को जाने दो। लेकिन जो थर्ड सिस्टम होता है विच इज अ हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम में वो डी और एस को अपने आप मूव जरूर करवाने देता है। वो ये नहीं कहता है कि आरबीआई शुरू में नहीं कहता है कि मैं बीच में इंटरफेयर करूंगा, वो ये नहीं बोलता है, वो कहता है रेट जाता है बढ़ रहा है बढ़ने दो, कोई चक्कर की बात नहीं, ठीक है, डिमांड बढ़ रही है लोग रेट बढ़ा रहे हैं, कोई चक्कर की बात नहीं बढ़ने दो। लेकिन कहता मैं इसको ना एक लिमिट तक ही देखूंगा। मान लो $1 का रेट 50 था, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, सरकार बैठी है, सरकार कुछ नहीं कर रही, लेकिन ये तो 90 हो गया, सरकार कहती है तो सेंचुरी टच करेगा। अब सरकार बीच में जंप करेगी। सरकार क्या जंप करेगी, ये रेट क्यों बढ़ रहा होगा, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ रही होगी। डिमांड के भाई बड़े सारे आपके चैप्टर में फैक्टर्स दिए हुए हैं, आपको रीपेमेंट ऑफ लोन करनी हो सकती है, बाहर रेमिटेंसीज करने हो सकते हैं, टूरिस्ट लेते हैं, सरकार ने बाहर एफडीआई करनी हो सकती है, देयर आर मेनी रीजंस जो कि डिमांड और सप्लाई के बनते हैं। डिमांड बहुत ज्यादा हो रही थी जिसकी वजह से रेट बहुत बढ़ रहा था। पहले तो सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन जहां पानी सिर से ऊपर गया तो सरकार इस रेट को दोबारा वापस लेके आने की कोशिश करेगी। कैसे, अगेन बाय रिलीजिंग द फॉरेक्स फ्रॉम इट्स ऑफिशियल रिजर्व्स। बात समझ में आती है? तो दिस इज योर हाइब्रिड सिस्टम। और बताओ कि इसमें आपको कौन सा पॉइंट समझना है। आई थिंक सो मेन तो आपको यही वाली प्रॉब्लम हो रही थी कि मैम ये वाले ग्राफ्स थोड़े से कंफ्यूज करते हैं हम लोगों को, ठीक है। और बताओ, डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन ओके, ठीक है, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन ओके। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जब फ्लेक्सिबल सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली रेट गिर जाए या रेट बढ़ जाए, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। इसके ऊपर आपकी केस स्टडी बड़ी बार आती है कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं। हम कहते हैं डिवैल्यू करते हैं भाई। क्यों डिवैल्यू करते हैं? क्योंकि उससे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, है ना, तो हमें वो चाहिए। आपसे जो ज्यादातर पूछा जाएगा वो ये भी पूछा जा सकता है, देखो मैंने हाउ आरबीआई स्टेबलाइजेस रेट ये भी बीच में ही ले लिया कि कैसे वो रेट को मेंटेन करती है। रेट बहुत बढ़ रहा है तो वो रिलीज कर देगी, रेट बहुत कम होने के चांसेस हैं आपको, ओके। आपको लगता है कि रेट कम हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि बाहर से सप्लाई नहीं आ रही, तो आरबीआई सप्लाई करनी शुरू कर देगी, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे ये देखना है। ये डिमांड हो गया, डिमांड का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई का कर्व
अपवर्ड स्लोपिंग, ये देखो सोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बताया हुआ है। आपको रीपेमेंट करने के लिए चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए, इंपोर्ट की पेमेंट करने के लिए चाहिए, बाहर गए हो घूमने के लिए, परचेज करने के लिए चाहिए, बाहर वाले लोगों को कोई ग्रांट देनी है, एंड देयर आर मेनी फैक्टर्स। ओके, सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग, यहाँ पे जो आपको मेन और याद करना है दैट इज इक्विलिब्रियम वाला तो कुछ नहीं है, इंक्रीज इन डिमांड वाला भी सिंपल है। ये डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या रहता है एंड एप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या रहता है, ये आपको फॉरेक्स में मेन कवर करना है। एनी अदर डाउट इन फॉरेक्स, एनी अदर डाउट इन फॉरेक्स, ठीक है, दैट्स इट फॉर योर फॉरेक्स रिवीजन, जो मेन पॉइंट्स थे। ओके